मेरे प्रियजनों, आप सभी को विनोद गढ़वाल का नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आज एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विनोद गढ़वाल पर। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी पर हमारी सीरीज लगातार जारी है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। संविधान की सीरीज हमारी जारी है और इस संविधान सीरीज में हम भारतीय संविधान को पढ़ चुके हैं और जैसा आपको बताया गया है कि भारतीय संविधान के 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं, तो अब हम इन 22 भागों का एक एक करके अध्ययन कर रहे हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार हमारा जारी है। इसके पहले हमने संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 पढ़ा। फिर भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 का अध्ययन किया और पिछले वीडियो से हमने संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार को प्रारंभ किया। आज इस क्लास में हम मौलिक अधिकार को ही कंटिन्यू करेंगे। संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकार के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो मुख्य तथ्य थे, जो रोचक जानकारियां थी, उसको पढ़ा। साथ ही मैंने आपको बताया था कि संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए थे, किंतु संविधान में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसे मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया और वर्तमान में नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सभी अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 को हमने पिछले वीडियो में देखा था। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी है, राज्य को व्यापक रूप से परिभाषित किया है और अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा दी गई है, विधि को परिभाषित किया है। आज इस वीडियो में हम नागरिक का पहला जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, उसे हम पढ़ेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसी समय झटपट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके नए वीडियो अपलोड होने का और आप उसे सुन सके। आपका पुनः आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला अधिकार जो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 देखते हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 में लिखा है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में 2 बातें हैं, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता का अर्थ होता है कानून की नजर में सभी बराबर हैं, विधि के समक्ष सभी समान हैं, किसी को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, कानून की दृष्टि में सभी समान हैं। यह एक नकारात्मक अवधारणा है। विधि के समक्ष समानता जो है वह नकारात्मक अवधारणा है और विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा है। तो जब हम ये कहते हैं कि विधि के समक्ष सभी समान हैं, सभी बराबर हैं, न्यायालय की नज़र में भी सब बराबर है, सब समान है, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं है,
तो फिर यह नकारात्मक अवधारणा कैसे है? क्यों इसे नकारात्मक अवधारणा कहा जाता है? सब कुछ ठीक है, सभी समान हैं, बहुत अच्छी बात है, किंतु क्या व्यवहार में विधि के समक्ष सभी समान हो सकते हैं? यह एक प्रश्न उठता है। तो विधि के समक्ष सभी लोग समान नहीं हो सकते हैं। हम अपने घर का उदाहरण दें। घर में यदि 4 बेटे हैं तो माँ उन चारों के साथ अलग व्यवहार करती है। जो सबसे बड़ा है उसको जिम्मेदारियां दी जाती है, जो उससे छोटा है और मजबूत है तो उसको कुछ अलग काम दिए जाते हैं, जो उससे छोटा है तो माँ उससे अधिक स्नेह दुलार प्यार करती है। और यदि कोई ऐसा बालक है जो बहुत कमजोर है या दिव्यांग है तो माँ उसका विशेष ख्याल रखती है। जब एक घर में एक माँ अपने बच्चों से समान व्यवहार नहीं कर सकती है तो राज्य में इतने लोग रहते हैं, विविध तरीके के लोग रहते हैं, भांति भांति के लोग रहते हैं, राज्य उनसे कैसे समान व्यवहार कर सकता है? यह नहीं किया जा सकता है और सबको सबकी आवश्यकता अनुसार व्यवहार करना रहता है। इसी कारण जो विधि के समक्ष समानता है उसको एक नकारात्मक अवधारणा माना गया है। हम देखते हैं कि जो महिलाएं कहीं पर काम करती है, मान लीजिए सरकारी नौकरी में हैं, तो गर्भावस्था के दौरान उन्हें 6 माह का सवैतनिक अवकाश दिया जाता है। यदि पुरुष भी 6 माह का सवैतनिक अवकाश मांगे तो क्या है संभव है? नहीं, क्योंकि महिलाओं की विशेष आवश्यकता है। पुरुषों को लालन पालन के लिए, बच्चों के पोषण के लिए 15 दिन का सवैतनिक अवकाश दिया जा सकता है, किंतु 6 माह का अवकाश उन्हें नहीं दिया जा सकता। यह संभव नहीं है। महिलाओं की विशेष आवश्यकता है, इसलिए उनको विशेष आवश्यकताओं की जरूरत है और राज्य उसकी पूर्ति करता है। इस प्रकार हम देखें तो बच्चों की भी कुछ विशेष आवश्यकता होती है, बच्चों को कुछ जरूरत होती है जिसकी पूर्ति राज्य करता है। एक अपराध के लिए वयस्क को अलग सजा दी जाती है, जबकि नाबालिग जो बच्चे रहते हैं उनको अलग सजा का प्रावधान है। जो वयस्क अपराध करते हैं तो उनको सजा के तौर पर जेल भेजा जाता है, जबकि नाबालिग यदि कोई अपराध करता है तो उसे सुधारात्मक गृह में भेजा जाता है ताकि उसमें सुधार हो सके, उसमें सुधार किया जा सके। वह अभी इतना समझदार नहीं है कि वह कुछ समझ सकता है। तो यह विधि के समक्ष समानता होते हुए भी यह नकारात्मक अवधारणा मानी जाती है। अब हमने दूसरे कंसेप्ट को भी एक्सेप्ट किया है। दूसरी जो विचारधारा है, दूसरी जो अवधारणा है वह है विधियों का समान संरक्षण। अर्थात विधि सभी को समान संरक्षण देती है। जो समान लोग हैं, समान व्यक्ति हैं, उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। जो असमान है, जो विशेष हैं, उनके साथ विशेष व्यवहार किया जाता है। मान लीजिए सरकार अलग अलग व्यक्तियों से जो कर लेती है वह अलग अलग रूप में लेती है। जो ज्यादा कमाता है उससे ज्यादा टैक्स दिया जाता है, जो कम कमाता है उससे कम कर लिया जाता है। इसी प्रकार सरकार जो है कमजोर वर्ग के लोगों को, वृद्ध लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करती है, क्योंकि उनकी विशेष आवश्यकताएं हैं। वृद्धों को जैसे सामाजिक सुरक्षा, पेंशन दी जाती है। तमाम ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे विधि का समान संरक्षण किया जा सके। तो हम जब पढ़ते हैं तो हम यह देखते हैं कि जो नकारात्मक अवधारणा है या राज्य को जिससे शक्ति मिलती है वह अवधारणाएं हमने ब्रिटेन से ली हैं, और जिससे नागरिक मजबूत होते हैं,
जिससे नागरिकों को सशक्त किया जाता है, ऐसी अवधारणाएं हमने अमेरिका से ली हैं। इसका उदाहरण हम आगे भी देखेंगे। तो देखिए, जो समान अवधारणा है, विधियों का समान संरक्षण है, इसमें कुछ अपवाद भी हैं। जो राष्ट्रपति राज्यपाल होते हैं, उनके पद पर रहते हुए न्यायालय किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकता है। साथ ही साथ जो सांसद या विधायक होते हैं, जब संसद या विधानसभा की कार्रवाई चलती है तो ऐसे में इनको विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो ये बात अनुच्छेद 14 में स्पष्ट लिखी गई है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है, राज्य किसी भी नागरिक से केवल, शब्द आप ध्यान दीजिएगा कि राज्य किसी भी नागरिक से केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य जो है वह किसी भी नागरिक से केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अन्य किसी भी आधार पर वह भेदभाव कर सकता है, लेकिन इन 5 आधारों पर किसी भी नागरिकों से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी इत्यादि धर्म के आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी जाति के हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी वंश से आप आते हो, आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता है राज्य। साथ ही स्त्री हो या पुरुष हो, लिंग के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जन्म स्थान, आपका जन्म कहीं पर भी हुआ है, इस आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और ये सभी नागरिकों पर लागू होता है। तो अनुच्छेद 15 जो है वो राज्य से संरक्षण प्रदान कराता है। इन 5 आधारों पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब अनुच्छेद 15 में कई उपबंध है, यानी कि इसके सब आर्टिकल हैं, कई प्रावधान इसमें किए गए हैं। 15(2) अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है? तो 15(2) जो है वो नागरिकों से संरक्षण देता है। अनुच्छेद 15(2) कहता है, कोई भी नागरिक किसी भी नागरिक से धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक होटलों, भोजनालयों, मनोरंजन स्थल, धर्मस्थल, नल जल, कुएं, तालाब, नदी, सड़क आदि पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि कोई भी नागरिक किसी भी अन्य नागरिक से जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों पर सभी का समान रूप से अधिकार रहेगा, सभी समान रहेंगे। तो अनुच्छेद 15 राज्य से संरक्षण प्रदान कराता है। अनुच्छेद 15(2) जो है वह नागरिकों से संरक्षण प्रदान कराता है। अनुच्छेद 15(3) स्त्रियों और बच्चों को विशेष व्यवस्था राज्य करेगा। अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है कि जो राज्य है वह स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करेगा। ऊपर 15(1) हमने जब पढ़ा था उसमें लिखा है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किंतु 15(3) और 15(4) जो हैं वो अपवाद माने जाते हैं। 15(3) जो है कह रहा है कि स्त्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। हम जानते हैं कि भारत हो या दुनिया के अन्य देश महिलाओं की स्थिति
कमजोर रही है, तो इनको समान स्तर पर लाने के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जा सकेगी। अनुच्छेद 15(3) राज्य को इसकी अनुमति प्रदान करता है। साथ ही साथ जो बच्चे हैं, बच्चे कमजोर हैं, तो उनके भी पोषण के लिए, उनके आगे बढ़ाने के लिए कई प्रावधान राज्य कर सकता है। हम देखते हैं समय समय पर राज्य जो है वो बच्चों के लिए कई अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाता है और उन्हें सशक्त, उन्हें मजबूत करने का कार्य करता है। तो अनुच्छेद 15(3) इसकी अनुमति राज्य को देता है। अनुच्छेद 15(4) राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 15(4) क्या कह रहा है कि SC ST और ऐसे पिछड़े वर्ग के लोग जो कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हैं। देखिए, इसमें जाति को आधार नहीं बनाया गया है, पिछड़े वर्गों के लिए आधार बनाया गया है सामाजिक और शैक्षणिक। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो लोग पिछड़ गए हैं उनको समानता का अधिकार देने के लिए अनुच्छेद 15(4) में विशेष प्रावधान किया है। 15(4) में जो प्रावधान किया है वह नागरिकों को वास्तविक रूप से समानता का अधिकार देने के उद्देश्य से किया गया है। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें विशेष व्यवस्था करके, ऐसा नहीं है कि उनको और ऊपर उठाना है, उनको आगे ले जाना है, बल्कि जो पिछड़ गए हैं उनको समान स्तर प्रदान करना है, तभी यह वास्तविक समानता का अधिकार दिया जाएगा। समानता की जो अवधारणा है वह चरितार्थ की जा सकेगी। तो 15(4) में इस बात का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 15(5) राज्य द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में छूट प्रदान करेगा। जो 15(5) है वह मूल संविधान में नहीं था, किंतु संविधान में 93वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2005 में इसे जोड़ा गया है कि राज्य जो है वो SC ST और OBC के विद्यार्थियों के लिए कुछ विशेष छूट प्रदान करेगा, ताकि इन वर्गों के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो शिक्षा प्राप्त कर सके। तो इसका प्रावधान भी अनुच्छेद 5 में किया गया है। और छात्रों के लिए ITE की व्यवस्था भी की गई है ताकि उनका समुचित विकास किया जा सके, राइट टू एजुकेशन। तो ये था अनुच्छेद 15, जिसमें समानता की बात को कहा गया है बहुत विस्तार से। अब अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 की हेडिंग है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियां। सरकारी नौकरियों में समानता की बात अनुच्छेद 16 में की गई है। अनुच्छेद 16 में बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें भी कई प्रावधान किए गए हैं और आरक्षण की जो लड़ाई हम देखते हैं उसका आधार ये अनुच्छेद 16 में ही दिया है, इसलिए हम इसको बहुत विस्तार से देखेंगे और ध्यान से आप सुनिएगा। अनुच्छेद 16(1) में लिखा है कि लोक नियोजन में सभी समान होंगे, सभी को समानता का अधिकार होगा। लोक नियोजन की जो सरकारी नौकरियां होगी उसमें सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16(2)
अनुच्छेद 16(2) कहता है कि कोई भी राज्य किसी भी नागरिक से धर्म, जाति, वंश, उद्भव, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। देखिए, ऊपर हमने जब अनुच्छेद 15(1) पढ़ा था तो उसमें 5 आधार दिए गए थे: जन्म, धर्म, वंश, लिंग और जाति। अनुच्छेद 16(2) है, उसमें 7 आधार बताए गए हैं: जन्म, धर्म, वंश, लिंग, जाति, उद्भव और निवास। इन 7 आधारों पर किसी से भी सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपका जन्म कहीं पर भी हुआ हो, आप किसी भी शहर में निवास करते हो, आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आप महिला हो, पुरुष हो, आप किस वंश से आते हो, आपका उद्भव कहाँ हुआ है, ये उस समय आड़े नहीं आएगा जब आप किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त करना चाहोगे। यदि आप में योग्यता है तो आप समान अधिकार रखते हो। यह अनुच्छेद 16(2) में बहुत विस्तार से लिखा गया है। अनुच्छेद 16(3) कहता है, संसद किसी भी राज्य में निवास की शर्त निरूपित कर सकती है। देखिए, ऊपर हमने कहा है कि निवास स्थान से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, निवास स्थान के आधार पर किसी को नौकरी पाने से नहीं रोका जाएगा। लेकिन 16(3) कह रहा है कि संसद यदि चाहे तो किसी राज्य विशेष में निवास की शर्त निरूपित कर सकता है। यदि उस राज्य में वहीं के लोग नौकरी करना चाहें तो ऐसी शर्त रखी जा सकती है, या किसी राज्य की आवश्यकता है कि उसकी नौकरियों में उसके राज्य के लोग ही आए तो ऐसा प्रावधान किया जा सकता है। हम देखते हैं कि बहुत सी नौकरियों में मूल निवासी लिखा होता है कि मूल निवासी होना आवश्यक है। तो यह व्यवस्था अनुच्छेद 16(3) में की गई है। 16(3) के अनुसार राज्य में जो निवास संबंधित शर्त आरोपित की जा सकती है, अनिवार्य की जा सकती है। अनुच्छेद 16(4) राज्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कर सकेगा। अनुच्छेद 16(4) कह रहा है कि राज्य अपनी सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कर सकता है। तो जो आरक्षण हम देखते हैं वो यहीं से नौकरियों में दिया गया है, अनुच्छेद 16(4। और इसमें फिर और सब आर्टिकल जोड़े गए हैं। तो 16(4) का जो 16(4) का है उसमें लिखा है, यदि राज्य की नौकरियों में पर्याप्त रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को स्थान प्राप्त नहीं है तो पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है। 16(4) का यानी कि SC ST ओनली ST और SC के लोगों के लिए प्रमोशन इन रिजर्वेशन की व्यवस्था करता है, पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था करता है। यदि पर्याप्त मात्रा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग सरकारी नौकरियों में नहीं है तो फिर उनको पदोन्नति में भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसकी अनुमति नहीं देता था, तो इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलने के लिए संसद में सन 1995 में 77वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत SC ST को प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जा सकता है। फिर 16(4) ख में लिखा है कि जो बैकलॉग की भर्तियां होती है उनमें 50% से
अधिक आरक्षण दिया जा सकता है। जो नौकरियां निकलती है और किसी कारण से वो नहीं भर पाती हैं, बच जाती हैं, तो ऐसे में दोबारा उनकी भर्ती होती है, जिसको बैकलॉग कहा जाता है। तो बैकलॉग में 50% से अधिक आरक्षण किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये दिशा निर्देश था कि किसी भी नौकरियों में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलने के लिए सरकार ने संविधान में 81वां संविधान संशोधन 2000 में किया और 2000 में संशोधन करने के बाद यह तय हुआ कि बैकलॉग के जो पद हैं उनमें 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। तो सरकार समय समय पर संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी बदलती रही है और इन वर्गों को जो है लाभ पहुंचाने का कार्य करती रही है। तो ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 16 में किए गए हैं और आरक्षण की जो लड़ाई है वो यहीं से प्रारंभ होती है। देखिए, अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं तो जब पढ़ ही देते हैं कि पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण दिया गया था वह सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर दिया गया था और इसके लिए सन 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था और काका कालेलकर की रिपोर्ट अनुसार इसको आरक्षण देने की बात कही गई थी। फिर 1979 में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने वीपी मंडल पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए एक आयोग गठित किया गया जिसे द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहा गया और विजेश्वरी प्रसाद मंडल वीपी मंडल की अध्यक्षता में यह आयोग गठित किया गया। 1980 में वीपी मंडल ने अपनी रिपोर्ट दी और वीपी मंडल ने कहा कि पूरी देश की आबादी में जो पिछड़े वर्ग की संख्या है, जो पिछड़े वर्ग की जाति यहाँ है, उनका प्रतिशत 52 है। पूरे देश की जो आबादी थी उसमें 52% आबादी पिछड़ा वर्ग से संबंधित थी। तो इस आधार पर 27% आरक्षण देने की सिफारिश वीपी मंडल ने अपनी सिफारिश में की थी। 1980 में रिपोर्ट आई, तब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने कोई कार्य इस पर नहीं किया। बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया। 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, तब वीपी सिंह ने जब चुनाव होने वाले थे तो चुनाव में किस प्रकार से लाभ लिया जाए, कैसे इसका फायदा उठाया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए पिछड़े वर्ग को 27% का आरक्षण देने की घोषणा कर दी। तो आज जो नौकरियों में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जा रहा है वह 1990 से दिया जा रहा है और वहीं से जो है पिछड़े वर्गों में आरक्षण का जो मामला है वह अलग अलग स्थानों पर आंदोलन का रूप लेता है। और हम देखते हैं कि गुजरात में पाटीदार, राजस्थान में गुज्जर, हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, ये सभी आंदोलन कर रहे हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जब तक रिजर्वेशन था तब तक किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ था, किंतु जब से पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, तब से विवाद उत्पन्न होना प्रारंभ हो गए हैं। सन 1991 में जब नरसिम्हा राव सरकार आई तो उन्होंने 10% ईबीसी आरक्षण देने की बात की। ईबीसी का मतलब था इकोनॉमिक बेसिक बैकवर्ड क्लास, यानी कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको 10% आरक्षण देने की बात कही। इसको लेकर सन 1993 में
इंदिरा साहनी वाद दाखिल हुआ, जिसको मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है। तो इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जो 27% आरक्षण दिया है वह पूरी तरह से वैध है और पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। हम देखते हैं आज कि अनुसूचित जाति जो एससी है उसको 15%, अनुसूचित जनजाति एसटी को 7.5% और ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण देने की बात तो कही, लेकिन एक क्रीमिलेयर का सिद्धांत दिया। क्रीमिलेयर अर्थात संपन्न वर्ग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिछड़े वर्ग में ऐसी जातियां हैं जो कि संपन्न हैं, उनको इस आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। तो क्रीमिलेयर एक अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसको हम और किसी वीडियो में देखेंगे। अभी मैं इतना ही बताता हूं कि इसमें पिछड़े वर्ग के वे संपन्न वर्ग आते हैं जो कि सशक्त हैं, मजबूत हो गए हैं और इनको हाल ही में सरकार ने इनकी जो आय है वह 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी है। तो जिनकी आय 8 लाख से ऊपर है उन्हें क्रिमिनल माना जाता है, उन्हें पिछड़े वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने ऊपर बताया कि संविधान में 77वां संविधान संशोधन 1995 में किया गया और फिर SC ST के लिए प्रमोशन में भी आरक्षण की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं किया जा सकता है बैकलॉग के पदों में। तो इस निर्णय को भी बदलने के लिए सरकार ने संविधान में 81वां संविधान संशोधन 2000 में किया और बैकलॉग में 50% से आरक्षण दिया जा सकता है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर 69% आरक्षण दिया जा रहा है। तो आपको ये याद रखना होगा कि तमिलनाडु देश का एकमात्र राज्य है जिसमें 69% आरक्षण का लाभ दिया जाता है। समय समय पर अनेक राज्य सरकारें अपने अनुसार आरक्षण को घटा बढ़ा देती हैं और सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को समय समय पर बदलने का कार्य किया है। तो अनुच्छेद 16 में बहुत विस्तार से आरक्षण को दिया गया है। अनुच्छेद 17 बहुत महत्वपूर्ण है, आमतौर पर परीक्षा में पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, और ये आमतौर पर परीक्षा में आता है, इसलिए आपको याद रखना होगा कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता और छुआछूत का अंत करता है। समाज में जो छुआछूत की भावना है वह दंडनीय अपराध घोषित करता है अनुच्छेद 17। देखिए, भारत में जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था खराब नहीं है, खराब है जब व्यक्तियों में ऊंच नीच का भेदभाव होता है। कोई अपने आप को ऊंचा बताता है और किसी को नीचा समझता है, तो जो ऊंच नीच से बेमनस्य उत्पन्न होता है वही छुआछूत को जन्म देता है। और इसी अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए, इस छुआछूत को समाप्त करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 17 जोड़ा गया है, जिसके तहत अब यदि कोई नागरिक किसी से छुआछूत का व्यवहार करता है, किसी के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करता है, तो उसको सजा दी जा सकती है। इसे एक दंडनीय अपराध माना गया है। अस्पृश्यता क्या हो, अस्पृश्यता किसे कहेंगे, इसको लेकर संविधान में किसी भी प्रकार की परिभाषा नहीं दी गई है। यह एक समझदारी की बात है कि लोग अस्पृश्यता को किस रूप में समझते हैं। और सरकार तो अस्पृश्यता शब्द भी नहीं रखना चाहती है, इसलिए संविधान में 1976 में एक संशोधन किया गया, जिसके तहत इस अस्पृश्यता का जो नाम था उसको हटाकर
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। तो भारत में किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता नहीं है, छुआछूत को नहीं किया जा सकता है। यदि कोई करता है तो उसको फिर दंड सजा दी जा सकेगी। अनुच्छेद 17 में इसकी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों का अंत करता है। भारत ब्रिटिश उपनिवेश था और उस समय में ब्रिटिश सरकार कई उपाधियां दिया करती थी, राजा, महाराजा, राजेश्वर, और ब्रिटिश शासन में राय साहब, सर, राय बहादुर, तमाम ऐसी उपाधियां दी जाती थी। और इन उपाधियों से समाज में जो है वो भेदभाव उत्पन्न होता था। कोई अपने आप को बहुत महान समझता था। तो जब संविधान बनाया गया तो संविधान में इन उपाधियों का अंत किया गया। अब हमारे देश में दो क्षेत्रों, सैन्य और शिक्षा के क्षेत्र में ही उपाधियां दी जाती है। सैनिक क्षेत्र में हम देखते हैं अशोक चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र आदि उपाधियां दी जाती है, जबकि शैक्षणिक क्षेत्र में पीएचडी की उपाधि दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो उल्लेखनीय कार्य किए जाते हैं उनको भारत रत्न, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ऐसे पद्मश्री, ऐसे कई सम्मान हैं जिनसे सम्मानित किया जाता है, लेकिन उपाधियां नहीं दी जाती है। साथ ही साथ एक प्रावधान यह किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई विदेश से उपाधि मिलती है तो इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी विदेशी उपाधि धारण नहीं कर सकता है। तो यह था हमारा समानता का अधिकार और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने बहुत विस्तार से आपको समझाने का प्रयत्न किया है, आसान शब्दों में, सरल भाषा में। यदि समझ में आया हो तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और अन्य साथियों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें। अब आप अपने कॉपी पेन में प्रश्न नोट करें जिनका उत्तर कमेंट बॉक्स में करना है। प्रश्न क्रमांक 1, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया गया है? प्रश्न क्रमांक 2, विधि के समक्ष समानता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? प्रश्न क्रमांक 3, अनुच्छेद 15 में कितने आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 15 में कितने आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है? प्रश्न क्रमांक 4, अनुच्छेद 16(2) के तहत कितने आधारों पर व्यक्तियों से भेदभाव नहीं किया जाता है? अनुच्छेद 16(2) के तहत कितने आधारों पर व्यक्तियों से भेदभाव नहीं किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 5, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए संविधान में कौन सा संविधान संशोधन कब और कितने नंबर का किया गया? अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए संविधान में कौन सा संविधान संशोधन किया गया और कब किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का निषेध किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का निषेध किया गया है? प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट, विदेशों से उपाधि ग्रहण करने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? विदेशों से उपाधि ग्रहण करने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? आप इन प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में करके दें। वीडियो कैसा लगा है यह भी अपना कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक
और शेयर अवश्य करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्वतंत्रता के अधिकार के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।